जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बात की थी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की। ठीक है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की। तो वहां पे बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस में मेनली 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होंगे। पहला न्यूक्लियर इन्वेलप था, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में। दूसरा बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म है, तीसरा न्यूक्लियोलस, और चौथा बेटा हमारे पास है क्रोमाटिन मटेरियल या क्रोमोसोम्स। तो आज हम न्यूक्लियस के बेटा सेकंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? हमारे पास बेटा न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर जो ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है, कहां पे? इनसाइड दी न्यूक्लियर इनवेलप, जिसको आपकी बुक में बेटा सॉल्युबल सैप के नाम से लिखा हुआ है। असल में वही सॉल्युबल सैप या जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट शफाफ सा, उसको हम बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को बेटा दूसरा नाम कैरियोलिम्फ का भी दिया जाता है, कैरियोलिम्फ। ठीक है, कैरियो बेटा वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियस के लिए और लिम्फ वर्ड यूज किया जाता है फ्लूइड के लिए, यानी कि न्यूक्लियस का फ्लूइड। तो आप न्यूक्लियोप्लाज्म को बेटा डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टांस इनसाइड द न्यूक्लियर इनवेलप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। कि न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर जो ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टांस सॉल्युबल सैप है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा अगर कोई आपसे पूछ ले भैया आप न्यूक्लियोप्लाज्म कह तो रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज है क्या, इसके अंदर होगा क्या, तो आप बेटा कहेंगे कि अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें ना, केमिकल कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, अगर हम उनको डिस्कस करना चाहें, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में बेटा मेनली हमारे पास जो चीजें हैं उनमें पहली चीज तो है बेटा डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम जिन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन में हिस्सा लेना है। फिर उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेना है। फिर उसके अलावा बेटा इसके अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगी जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में यूज होंगी। फिर इसके अलावा बेटा इसमें चंद एक मेटल आयंस होंगे, सम मेटल आयंस होंगे इसमें, जैसा कि मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसके अंदर चंद एक प्रोटीन्स होंगी। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि हमारे पास बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लाइक डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस, प्रोटीन्स जैसा कि हिस्टोन्स वगैरह, उसके अलावा फ्री न्यूक्लियोटाइड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल आयंस लाइक मैग्नीशियम। तो ये इसकी बेटा क्या है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन। देन तो थर्ड कंपोनेंट बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर का है जो हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियोलस। सिंगल को बेटा न्यूक्लियोलस कहते हैं और अगर ज्यादा हूं तो इनको न्यूक्लियोलाई कहते हैं, न्यूक्लियोलाई। कल मैंने एक वर्ड आपको न्यूक्लियाई बताया था, आज बेटा मैंने बताया है न्यूक्लियोलाई। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है कि न्यूक्लियाई उसका मतलब है ज्यादा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोलाई इसका मतलब है ज्यादा न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इन दोनों में बेटा आपने डिफरेंस याद रखना है कि न्यूक्लियाई का मतलब है एक से ज्यादा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई का मतलब है एक से ज्यादा
न्यूक्लियोलस। इसको आपने जरा ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा अगर न्यूक्लियोलस की बात की जाए तो न्यूक्लियोलस क्या है कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप ने अपने अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा बंद की हुई है उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन, एक डार्कली स्टेन्ड रीजन जिसको बेटा जो डाइज हैं, ठीक है, जो डाइज हैं यानी कि जो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए बेटा सेल्स को कलर देते हैं जिन चीजों से, उनको डाइज कहते हैं। तो जब एक सेल को हम डाई देंगे तो न्यूक्लियोलस को बेटा ज्यादा रंग चढ़ेगा, यानी कि इट विल स्टेन्ड डार्कली। स्टेन का मतलब रंग चढ़ना, यानी कि इसको ज्यादा रंग, ज्यादा गहरा रंग चढ़ेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसा रीजन जो बेटा डार्कली स्टेन्ड होता है, जिसपे ज्यादा डाई होती है और विद आउट एनी बाउंड्री, लेकिन इसके बाहर बेटा कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ये देखें यहां पे आपको, ठीक है, कोई मेम्ब्रेनस बाउंड्री बेटा नजर नहीं आएगी। ठीक है, उसको बेटा इस चीज को फिर हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस, कि एक न्यूक्लियस में डार्कली स्टेन्ड रीजन जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसको बेटा हम क्या कह रहे हैं जी, कि ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है। तो कहते हैं जी आमतौर पर अमूमन तो बेटा एक सेल में एक न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन समटाइम्स एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा होंगे तो हम उनको न्यूक्लियोलाई ऑब्वियसली कहेंगे। और इनका काम क्या है, व्हाई दीज आर प्रेजेंट देयर? इनका काम है बेटा सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद बेटा ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स को असेंबल करते हैं, राइबोसोम्स को असेंबल करते हैं। कैसे, इसको जरा बेटा समझिएगा थोड़ा सा। तो यहां तक बेटा मैंने बताया कि न्यूक्लियोलस क्या है, कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसा रीजन जो डार्कली स्टेन्ड होता है किसी बाउंड्री के बगैर, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका काम क्या है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करवाना और राइबोसोम्स को असेंबल करना। ठीक है, ये एक सेल में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर इसकी बात की जाए तो न्यूक्लियोलस जो है इसके बेटा दो रीजन होते हैं। एक न्यूक्लियोलस के बेटा हमारे पास दो रीजन होते हैं। फर्ज करें ये बेटा कोई बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इसको ड्रा कर दिया। दिस इज नॉट अ बाउंड्री, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटा मैंने इसको ड्रा कर दिया। तो एक न्यूक्लियोलस के बेटा दो रीजन है। जो पेरिफ्रल यानी कि जो बाउंड्री की तरफ जो रीजन है वो होता है बेटा ग्रेनुलर रीजन, यानी कि जब आप इसको बेटा बाउंड्री की तरफ देखेंगे ना तो आपको इस तरह से रीजन के अंदर ना ग्रेन्यूल्स, दानेदार रीजन होगा। ये इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। तो पेरिफेरल रीजन इज कॉल्ड एज ग्रेनुलर। और जबकि बेटा जो सेंट्रल रीजन है यानी कि जो अंदर की तरफ है जो रीजन इसका, वो रीजन बेटा कैसा होगा, डेट इज फाइब्रिलर। उधर बेटा आपको ना इस तरह से फाइबर्स नजर आएंगी, दागानुमा साख्ते नजर आएंगी इस तरह से। तो यहां पे फिर आप बेटा कह सकते हैं कि जो आउटर रीजन है, ये वाला जो पेरिफेरल रीजन है, आउटर रीजन है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बेटा पार्स, PARS, पार्स ग्रेनुलोजा कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, लिखना चाहे तो बेटर, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो न्यूक्लियोलस का बेटा जो पेरिफेरल पोर्शन जो कि बाउंड्री की तरफ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्स ग्रेनुलोजा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेनुलर है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। और जबकि जो सेंटर की तरफ बेटा फाइब्रिलर रीजन है जिसमें दागा नुमा साख्ते हैं, ठीक है, इसको बेटा हम कहते हैं पार्स फाइब्रोसा, पार्स फाइब्रोसा। ड्यू to presence of fibers it is being called as fibrosa, and due to presence of granules it is being called as pars granulosa। तो यहां तक बेटा मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप
एक न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर उसको मजीद एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा कि इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन इसके दो डिस्टिंक्टिव रीजन्स होते हैं। एक बाहर वाला जो पेरिफेरी वाला रीजन है, यानी कि जो बाउंड्री वाला रीजन है, वो ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा जो ग्रैन्यूल्स आपको नजर आएंगे, ये कौन से ग्रैन्यूल्स हैं इसको हम थोड़ी देर तक देखते हैं। और जो अंदर वाला रीजन है बेटा, सेंटर में मरकज की तरफ, वो फाइब्रिलर है, यानी कि उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, दागानुमा साख्तें आपको नजर आएंगी। तो लिहाजा जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं, जो पेरिफेरी पे है, उसको आप पार्स ग्रैन्यूलोजा कह सकते हैं, और जो सेंट्रल फाइबर्स वाला है उसको आप पार्स फाइब्रोसा कह सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर बात की जाए कि जो आउटर है वो ग्रैनुलर क्यों था और जो इनर है वो फाइब्रिलर क्यों था, तो जो बेटा आउटर है ना ग्रैनुलर, उसका वो ग्रैनुलर इसकी वजह से है कि असल में उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, यानी कि इसके अंदर बेटा लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम जो हैं उनको असेंबल किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है। ठीक है जी। तो इस वजह से जब आप देखेंगे ना, तो इस तरह से वो छोटे और बड़े जो सब यूनिट्स हैं वो आपको उनके ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे उस रीजन में। जबकि जो अंदर वाला रीजन है फाइब्रिलर, ये फाइब्रिलर क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और डीएनए का वो पोर्शन जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, उसके इस तरह से आपको बेटा फाइबर्स नजर आएंगे, ये वाले इस तरह से फाइबर नजर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सेंट्रल है वो फाइब्रिलर नजर आएगा, और जो आउटर है बेटा वो आपको कैसा नजर आएगा? ग्रैनुलर। ग्रैनुलर असल में उसको कौन सी चीज बना रही है? स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, जिनकी वहां पे असेंबली हो रही है, जिनको वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जबकि जो सेंट्रल रीजन है वो फाइब्रिलर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वहां पे आरएनए और डीएनए की दागानुमा साख्तें हैं। तो ये बेटा हमारे न्यूक्लियोलस के मुतल्लिक सारा है। इसमें आपको बेटा वो जस्ट इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बारे में बताएं। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। और या बेटा वो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिस्टिंक्टिव रीजन्स ऑफ न्यूक्लियोलस, कि न्यूक्लियोलस के दो जो नुमाया रीजन हैं उनके बारे में, उनको कंपेयर करें, उनको डिफरेंशिएट एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं ये बताएं। तो ये मैंने आपको बेटा कंप्रीहेंसिवली बता दिया कि इस वजह से हम इनको कहते हैं। उसके बाद बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है ना, यहाँ पे अभी बेटा हमने बात की कि राइबोसोम्स को सिंथेसाइज और असेंबल किया जा रहा है, तो लिहाजा हम न्यूक्लियोलस को कह सकते हैं कि दीज आर दी फैक्ट्रीज फॉर राइबोसोम्स, फैक्ट्रीज फॉर राइबोसोम्स, यानी कि ये वो फैक्ट्रियां हैं जहां पे राइबोसोम्स को सिंथेसाइज किया जाता है। तो एमडी कैट में या बेटा बोर्ड के पेपर में आपको इस तरह से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट्री फॉर राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल, कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा कंपोनेंट है जो कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री के तौर पे काम करता है। तो आप फिर किसको चूज करेंगे? न्यूक्लियोलस को। और इसे राइबोसोम्स की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बेटा राइबोसोम के स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स की सिंथेसिस की जाती है। तो यहाँ पे बेटा एक चीज मैं आपको मजीद बताना चाहूंगा, जब हमने राइबोसोम्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि बेटा राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहली चीज राइबोसोमल आरएनए और दूसरी चीज राइबोसोमल प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन। तो न्यूक्लियोलस में बेटा जो राइबोसोम्स सिंथेसाइज हो रहे हैं ना, इनका राइबोसोमल आरएनए तो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, लेकिन इनको बनाने वाली जो प्रोटीन्स है ना बेटा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनी थी और उनको न्यूक्लियर पोर्स के जरिए अंदर लाया गया था, और फिर उनको इस राइबोसोमल आरएनए के साथ मिला के राइबोसोम के सब यूनिट्स बनाए गए थे। दोबारा सुनिए, मैंने बेटा यहाँ पे क्या बताया कि जब हमने राइबोसोम्स वाला टॉपिक पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि बेटा राइबोसोम जो हैं ये दो चीजों के बने होते हैं, पहला राइबोसोमल आरएनए और दूसरा राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं
कि न्यूक्लियोलस में बेटा जो राइबोसोम्स तैयार होते हैं ना, इनकी जो राइबोसोमल आरएनए जो इनको बना रहा है वो तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में ही ट्रांसक्राइब होता है, लेकिन उसके लिए जो प्रोटीन्स चाहिए हमको वो बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर बनी थी, फिर उनको न्यूक्लियर पोर्स के जरिए अंदर लाया गया, फिर न्यूक्लियर पोर्स के जरिए जब वो अंदर आ गई तो उन्होंने राइबोसोमल आरएनए के साथ वो मिली और मिल के उन्होंने क्या बना दिए, राइबोसोम के सब यूनिट्स। तो भाई राइबोसोम न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मजीद हमने करने के लिए बेटा यहाँ पे एक और डायग्राम भी ली है। तो यहाँ पे ये देखें बेटा, आउटर जो रीजन है इसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं ये सारे, जबकि जो इनर वाला रीजन है ये वाला जिस इसमें आपको क्या नजर आ रही है, ये क्या है, फाइबर्स। तो आप पेपर में बेटा एक रफ सा स्ट्रक्चर आप इनका बेशक अपनी तरफ से ठीक है इमेजिन करके बना लें, देयर इज नो इशू। नेक्स्ट बेटा हमारे पास